अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर 9 जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 17 का, इसमें हम एक्सरसाइज में मौजूद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ग्रुप 2 ऑक्साइड फॉर्म्स द मोस्ट अल्कलाइन सोल्यूशन इन वाटर। डियर स्टूडेंट, वाटर में ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स की बेसिसिटी डिक्रीज करती है और ग्रुप 2 में हम देखें तो बेरिलियम हमारे पास वेरी फर्स्ट एलिमेंट है जो कि लेस बेसिक होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ लेस बेसिक देन कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ लेस बेसिक देन स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। सो इसका मतलब है जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है हमारे पास, ये एक ऐसा ग्रुप 2 का ऑक्साइड है जिसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज़ द मोस्ट अल्कलाइन सोल्यूशन इन वाटर। सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ग्रुप 2 एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। सो ग्रुप 2 का वो कौन सा एलिमेंट है जिसका रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन है बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेरिलियम है, जब हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक थिन लेयर बना देता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, थिन लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। तो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स बनने की वजह से बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जब मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम मतलब गर्म पानी के साथ होगा, हॉट वाटर के साथ होगा, तो तब कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। डियर स्टूडेंट, याद रखें, अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनता है, लेकिन इस एमसीक्यूज में वो हमसे स्टीम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन बी बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एमसीक्यूज नंबर 4, द स्पीशीज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्रुप 2 बेसिक ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्ट विद वाटर। डियर स्टूडेंट, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एक मेटल है तो इसका राइट ऑप्शन बी बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। एमसीक्यूज नंबर 5, विच ग्रुप 2 कार्बोनेट इज द मोस्ट थर्मली स्टेबल। डियर स्टूडेंट, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो ग्रुप 2 में अगर हम देखें तो बेरिलियम सबसे पहले आता है जो कि लेस स्टेबल होगा, ये ठीक नहीं हो सकता। मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम सबसे लास्ट पे है, तो थर्मली स्टेबल सबसे ज़्यादा यही होगा। सो एमसीक्यूज नंबर 5 का राइट ऑप्शन डी बनेगा, बेरियम कार्बोनेट। एमसीक्यूज नंबर 6, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हीटिंग अ ग्रुप 2 नाइट्रेट। डियर स्टूडेंट, जब हम ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स। जब ये डिकम्पोज होंगे तो इससे मेटल ऑक्साइड बनेगी जो कि ए और बी दोनों में है, सी और डी में नहीं है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। उसके अलावा ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जो कि गलत है, क्योंकि नाइट्रेट यहाँ पे डिकम्पोज होगा तो ऑब्वियसली कौन सी गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 6 का राइट ऑप्शन बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मतलब बी इज द राइट ऑप्शन हियर। एमसीक्यूज नंबर 7, द रीजन फॉर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स। ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। उसकी रीज़न ये है कि ग्रुप 2 के जो हमारे पास मेटल्स हैं जिनको हम कैटाइंस बोलते हैं, इनका साइज लार्ज होता जाता है और पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब है 7वें एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन बी बनेगा। एमसीक्यूज नंबर 8, विच ग्रुप 2 सल्फेट इज़ द लीस्ट सोलुबल इन वाटर। डियर स्टूडेंट, अगर हम सल्फेट्स को देखें तो सल्फेट्स की जो सोलुबिलिटी है डाउन द ग्रुप वो हमेशा डिक्रीज करती है। तो वो हमसे पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा हमारे पास ग्रुप 2 का सल्फेट है जो कि लीस्ट सोलुबल होगा। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो बेरियम हमारे पास लास्ट पे आता है और स्ट्रोंशियम ऑप्शन नहीं है, बेरियम है। तो इसका मतलब है एमसीक्यूज नंबर 8 का राइट ऑप्शन बेरियम सल्फेट बनेगा। बाकी सारे
जो मैग्नीशियम है हमारे पास, कैल्शियम है और बेरियम है, ये बेरियम से ऊपर मौजूद है। बेरिलियम तो सबसे टॉप पे मौजूद है, तो सोलबिलिटी के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा सोलूबल होगा बेरियम सल्फेट, और बेरिलियम सल्फेट सबसे ज़्यादा होगा और बेरियम सल्फेट सबसे कम होगा। MCQs नंबर 9, विच इज़ द लीस्ट सोलूबल इन वाटर। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 8 और 9 लगभग सेम है, लेकिन MCQs नंबर 9 में उसने हमें ऑप्शंस डिफरेंट दिए हैं, उसने हमें हाइड्रोक्साइड भी बताया है। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड्स की जो सोलबिलिटी है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज नहीं होती बल्कि वो इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कम सोलूबल होता है और बेरियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सोलूबल है। तो हमसे वो लीस्ट पूछना चाह रहे, तो फ़िलहाल तो बी नहीं हो सकता है, ए हो सकता है। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट में देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा सोलूबल है, जो कि राइट ऑप्शन नहीं होगा, बेरियम सल्फेट हो सकता है। अब हमारे पास ए और डी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक हो सकता है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको लेक्चर 5 में इसकी रीज़न बताई थी, आपको एक टेबल में मैंने इनकी वैल्यूज़ दिखाई थी। वहाँ पे हमने देखा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम सल्फेट की अगर हम सोलबिलिटी वैल्यू को देखें तो बेरियम सल्फेट की सोलबिलिटी वैल्यू कम थी, मतलब ये लेस सोलूबल है। तो इसका मतलब है MCQs नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है वो बेरियम सल्फेट बनेगा। MCQs नंबर 10, why does beryllium 2 positive form complexes more easily than barium? तो डियर स्टूडेंट, बेरियम की निस्बत बेरिलियम ज़्यादा आसानी से कॉम्प्लेक्सेस इस वजह से बनाती है क्योंकि इसका साइज़ लार्ज होता है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी चार्ज डेंसिटी लो होती है, नहीं, इसकी चार्ज डेंसिटी तो ज़्यादा होती है। डी ऑर्बिटल्स तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम चैप्टर 17 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरी फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड आर एडेड टू सेपरेट बीकर्स कंटेनिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो बीकर है, एक बीकर में हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ले लिया और जो हमारे पास दूसरा बीकर है इसके अंदर भी हम 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ले लेंगे। अब एक जो हमारे पास बीकर है इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस को डिज़ोल्व करेंगे और जो सेकंड है हमारे पास बीकर उसके अंदर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे BaOH ट्वाइस। सो डियर स्टूडेंट, जब हम इन दो सेपरेट बीकर्स में दो अलग अलग कंपाउंड्स को ऐड करेंगे और इन दोनों बीकर्स के अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने वाटर ऑलरेडी लिया हुआ था, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो सोल्यूशन बनेगा कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसकी pH की वैल्यू हाई होगी। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको MCQs में भी ये बात बताई और लेक्चर 5 में भी ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी कि जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स हैं ग्रुप 2 के, इनकी सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। अब इनकी सोलबिलिटी इंक्रीज़ करती है तो इसका मतलब है जो हमारे पास बेरियम और कैल्शियम है, इन दोनों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले आता है और बेरियम हाइड्रोक्साइड बाद में आता है। तो इसका मतलब है बेरियम हाइड्रोक्साइड की सोलबिलिटी ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट, जो सॉल्यूशन ज़्यादा जो कंपाउंड हमारे पास ज़्यादा सोलूबल होगा, जैसा कि इन दो कंपाउंड्स में बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ज़्यादा सोलूबल है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो सॉल्यूशन जितना ज़्यादा सोलूबल होगा वो उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा बनाएगा। सो दिस इज़ नॉट आयरन, दिस इज़ आयंस। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा अल्कलाइन होगा और उसकी pH भी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब मोर देन 7 भी जा सकती है और ऑब्वियसली मोर देन 7 ही होगी बिकॉज दीज आर अल्कलाइन एक्चुअली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द साइज ऑफ डाइक्रोमेट आयन इज लार्जर देन द सल्फेट आयन। डाइक्रोमेट का फार्मूला है Cr2O7 और इस पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव। सल्फेट का फार्मूला है SO4 2 नेगेटिव। डियर स्टूडेंट, आप देख भी सकते हो क्रोमेट आयन का साइज सल्फेट से ज़्यादा है। कैल्शियम डाइक्रोमेट इज मोर सोलूबल देन स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट। डियर स्टूडेंट, कैल्शियम डाइक्रोमेट क्यों ज़्यादा सोलूबल होगा, उसकी वजह यह है कि ग्रुप 2 के जो हमारे पास सोर्स की सोलबिलिटी है
वो डिक्रीज़ होती है उस वक़्त जब उसके साथ कोई ऐसा एनाइन अटैच हो जो कि लार्ज हो। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम कैटाइन की बात करें, एक हमारे पास स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव कैटाइन होगा, हमारे पास स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, और जो दूसरा हमारे पास कैटाइन है वो है कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो कैल्शियम की निस्बत स्ट्रोंशियम का साइज़ ज़्यादा है, लेकिन एनाइन तो दोनों में सेम है और वो क्रोमेट है। कैल्शियम डाइक्रोमेट में भी और स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट में भी जो एनाइन है वो डाइक्रोमेट है। अब साइज़ जो है स्ट्रोंशियम का वो ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास कैटाइन और एनाइन का साइज़ में डिफरेंस अगर कम होगा तो फिर हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो क्या होगी, कम होगी। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि कैल्शियम की निस्बत स्ट्रोंशियम जो है वो लार्ज साइज़ का है। तो इसका मतलब है स्ट्रोंशियम और डाइक्रोमेट के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, साइज़ का, वो कम होगा। अगर डिफरेंस स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट में कम होगा तो इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट, कम होगी। अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू कम होती है तो डियर स्टूडेंट, हमने ये बात डिस्कस की थी कि हाइड्रेशन इंथैल्पी और सोलबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगी तो फिर सोलबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब है जो हमारे पास स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट है ये कम सोलुबल होगा और जो कैल्शियम डाइक्रोमेट है ये क्या होगा, मोर सोलुबल होगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ बेरियम विद कोल्ड वाटर। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास बेरियम का सिंबल है Ba। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ H2O के साथ, तो इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा BaOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी यहाँ पे। सो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे आप 2 लिख दो, हाइड्रोजन अब 4 हो गए हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 ही है, 2 + 2 4 हाइड्रोजन। सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ बेरियम विद कोल्ड वाटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, व्हाई डज बेरिलियम मेटल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन रिएक्टिंग विद एयर। जब बेरिलियम एयर के साथ रिएक्शन करेगी तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बेरिलियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर बना देगी। वाइल अदर्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 डू नॉट डू सो, जबकि ग्रुप 2 के बाकी मेंबर्स ऐसा नहीं करते। एक्सप्लेन इन टर्म्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन बेरिलियम एंड ऑक्साइड आयन। सो डियर स्टूडेंट, बेरिलियम जो है जब ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी वजह से एक थिन ऑक्साइड, और उसको हम प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो बेरिलियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है जो कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन है, तो इससे बेरिलियम ऑक्साइड की एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। अब बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ प्रोटेक्टिव लेयर क्यों बनाता है, तो उसकी रीज़न ये है कि बेरिलियम आयन का जो साइज़ है वो स्मॉल है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन नेगेटिव आयन के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। और इसी प्रोटेक्टिव लेयर बनने की वजह से बेरिलियम को जंग भी नहीं लगता, इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन। सो इसका मतलब है कि जो बेरिलियम है इसके पास ये एबिलिटी है, इसके पास इसका ये यूनिक बिहेवियर है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, जबकि बाकी जो हमारे पास ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं उनका साइज़ लार्ज हो जाता है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, तो उनका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है, तो इस वजह से वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनाएंगे, ऑक्साइड लेयर नहीं बनाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ई पार्ट शोर क्वेश्चंस का। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट, राइट द केमिकल इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, बेरियम नाइट्रेट का फार्मूला है BaNO3 ट्वाइस। जब इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे हम तो इससे एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा बेरियम ऑक्साइड, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी O2।
इससे रिलेटेड हमने MCQs भी पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट बनती है जब हम किसी भी कंपाउंड की थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, स्पेशली ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स की। सो क्वेश्चन नंबर F पार्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज solubility of group 2 hydroxide increase in terms of relative changes in enthalpy of hydration and enthalpy of lattice energy। डियर स्टूडेंट, हमने ये बात डिस्कस की थी कि ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड जो हैं इनकी सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम ग्रुप 2 में ऊपर से नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो लैटिस इंथैल्पी भी डिक्रीज होती है और उसके अलावा हाइड्रेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि जब डिक्रीज इन लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द डिक्रीज इन हाइड्रेशन इंथैल्पी, तो उस वक्त हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे। हाइड्रोक्साइड आयन जितने ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे सोलबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो इसी वजह से ग्रुप 2 की सोलबिलिटी, जो ग्रुप 2 के स्पेशली हाइड्रोक्साइड्स की सोलबिलिटी है, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डो प्रोसेस राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम सी वाटर। सो डियर स्टूडेंट, सी वाटर जो समंदर का पानी है, इसके अंदर मैग्नीशियम आयंस मौजूद होते हैं 2 पॉजिटिव। अब इन मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करने के लिए हम लाइम का इस्तेमाल करते हैं, स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, CaOH ट्वाइस। तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे MgOH ट्वाइस, और प्लस हमारे पास कैल्शियम जो है इसके आयंस अलग हो जाएंगे। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम सी वाटर। सो इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट 1 मेडिकल यूज ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 1 मेडिकल यूज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डियर स्टूडेंट, बेरियम सल्फेट के अगर हम मेडिकल यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है बेरियम मील टेस्ट में। सो डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं उस पेशेंट को जिस पेशेंट के स्टमक में या फिर उसके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, अल्सर्स हो जाएं या फिर कैंसर वगैरह की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं बेरियम मील टेस्ट। और इस बेरियम मील के अंदर जो कंपाउंड है, जो ड्रिंक दिया जाता है पेशेंट को, वो बेरियम सल्फेट होता है। सो दिस इज़ द 1 मेडिकल यूज़ ऑफ बेरियम सल्फेट। इसी तरह से जो एक्सरे इमेज वगैरह ली जाती है इस टेस्ट में, उसको लेने के लिए यही सिरप होता है, एक सिरप होता है जिसके अंदर बेरियम सल्फेट एज अ कंपाउंड यूज़ किया जाता है फॉर एक्सरे इमेजिंग। सो डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास, इसका जो मेडिकल यूज़ है वो ये है कि अगर स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सो इसका जो मेडिकल यूज़ है, इसका एक तो मेडिकल यूज़ ये है कि इसको एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और सेकंड ये है कि अगर हल्की सी कब्ज़ वगैरह है, लेग्सेटिव है किसी भी पेशेंट को, तो इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कब्ज़ कुशा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके 2 एप्लीकेशन मैंने आपको बताई हैं, आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड एज अ माइल्ड लेग्सेटिव और इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी एसिड। सो नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, why the melting point and density of beryllium are higher than other group 2 elements। so dear student, बेरिलियम की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक साइज़ बहुत कम है। ग्रुप 2 में तमाम मेंबर्स से जो छोटा साइज़ है वो बेरिलियम का है, और जो चार्ज डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। अब इसका क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से इसके जो एटम्स हैं वो मजबूती से आपस में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। और ग्रुप 2 के जितने भी एटम है, चाहे उसमें हमारे पास लाइक बेरिलियम है या बाकी भी जितने एटम हैं, उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो सारे ही ग्रुप 2 के मेटल्स दो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटेलिक लेटेस्ट बना सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना सकता है, वो बेरिलियम है। इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अब इसका क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। दैट्स वाई बेरिलियम हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसका एटॉमिक साइज़ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको सबसे छोटा है ग्रुप 2 में, जिसकी वजह से इसकी जो पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से पैकिंग के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी डेंसिटी बाकी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की निस्बत ज़्यादा होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है वाई आर ग्रुप 1 metals are more reactive than group 2 metals? तो dear student, in the same group, not period. So dear student, ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जबकि ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब क्योंकि ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको रिमूव करना आसान है। अब इसको रिमूव करना क्योंकि आसान है तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमें कम चाहिए होगी, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला जा सकता है, इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी डियर स्टूडेंट, ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव। तो ग्रुप 2 के मेटल्स क्यों कम रिएक्टिव हैं, उसकी रीज़न ये है कि ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है, बल्कि ग्रुप 1 की निस्बत डिफ़िकल्ट है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो इसका मतलब है कि फिर ग्रुप 2 की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, कम होगी। सो ग्रुप 2 मेटल्स आर रिएक्टिव, यस दे आर रिएक्टिव, लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन ग्रुप 1 के साथ करें तो उनकी निस्बत इनकी रिएक्टिविटी कम है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन वाई द ग्रुप 2 मेटल्स आर मोर रिएक्टिव। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्लेन वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो डियर स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एग्रीकल्चर में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल सॉइल है, अगर सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें किसी ना किसी बेस की ज़रूरत है, कोई ऐसा हमें सॉल्यूशन चाहिए जो कि अल्कलाइन होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो यील्ड है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इसी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है ताकि सॉइल की जो पीएच है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि सॉइल में जब एसिडिटी होती है तो ऑब्वियसली उसकी पीएच कम हो जाती है। तो पीएच को इंक्रीज़ करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसलिए भी एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है ताकि प्लांट्स को कैल्शियम आयंस प्रोवाइड किया जा सकें। ये जो कैल्शियम है दरअसल ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। दिस इज़ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो अगर प्लांट्स में कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो प्लांट्स की हेल्थ अच्छी होगी, उसकी यील्ड ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो किसान हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी यील्ड, अपनी प्रोडक्शन, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास चैप्टर 17 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आपने इस वीडियो के बारे में सजेशंस देनी है, आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। So wish you all the very best in your exams.